हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिफ्थ सेमेस्टर का इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का ये क्वेश्चन पेपर है। पूरा नाम यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर है थोड़ा, बट हाँ आपके सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी गलत या फेक नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर से पूरा फ़ायदा उठा सकें, पूरा बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 8 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स विच गाइडेड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। स्वतंत्रतायोत्तर काल में भारत की विदेश नीति के निर्माण को निर्देशित करने वाले प्रमुख निर्धारक कारकों का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी पहली यूनिट से आया है, जिस पहली यूनिट बेस्ड थी आपकी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या निर्धारक हैं। जैसे कि भारत की जो ज्योग्राफी है वो एक डिटर्मिनेंट है, एक निर्धारक है। भाई देखो, ज्योग्राफी को ध्यान में रख कर ही तो हम विदेश नीति बनाते हैं। हमें पता है कि हम 3 ओर से समुद्र से घिरे हैं, इसलिए हमें एक शक्तिशाली नौसेना चाहिए। इतिहास में अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम कहाँ से बनाया था? समुद्र से बनाया था। इसलिए हमें समुद्र में एक काफ़ी पावरफुल नेवी की ज़रूरत है। ठीक है, एयर से भी अटैक हो सकता है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमें ध्यान में रखना है कि हिमालय पर्वत पर हमारी कैसी पहुँच है, तो उस हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में ये सारी बातें करनी थी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैज़ डिमिनाइज्ड इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। विदेश नीति के उद्देश्य के रूप में शीत युद्धोत्तर काल में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता कम हो गई है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। अब देखो दोस्तों, अब गुटनिरपेक्षता, आप पता ही होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो कब चला? जब शीत युद्ध सामने आया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने देखा, या बहुत सारे विकासशील देशों ने देखा कि अब कोल्ड वॉर चल रहा है। तो कोल्ड वॉर में किसी एक गुट में शामिल ना होने के कारण ही जो देश थे वो गुटनिरपेक्ष देश बने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। अब कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया है, तो क्या अब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है, हाँ या ना? इसमें आपको अपने हाँ पक्ष में या विपक्ष में अपने तर्क आपको देने हैं। जब आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो पहले आप थोड़ा समझा देना अच्छे से कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था, विश्व ऐसा था, फिर ऐसा ऐसा हो रहा था, गुटनिरपेक्षता का ये फ़ायदा था उस दौरान। सब कुछ बताना ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो और सारा बैकग्राउंड आपको बताना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे तर्क देना कि देखो, आज देश आज़ाद भी हो गए तब भी नव साम्राज्यवाद चल आ गया है। यह जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, अब उसे दूसरे मुद्दों जैसे कि आतंकवाद जैसी समस्या पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। और लास्ट में एक कंक्लूज़न दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स। इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। संयुक्त राष्ट्र परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती है। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है, सुरक्षा परिषद जो है, उसकी जो संरचना जैसे कि उसमें 5 देश, जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 देश शामिल हैं। अफ्रीका से कोई भी देश शामिल नहीं है, दक्षिण अमेरिका से कोई भी, ये जो कॉन्टिनेंट है इनसे कोई भी देश शामिल नहीं है। यूरोप के, अगर हम रूस को भी मिला लें तो यूरोप के 3 देश शामिल हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। यूरोप के 3 देश तो इसमें शामिल हैं। अगर हम रूस को अगर हम यूरोप में रखते हैं, तो अगर एशिया में रखते हैं तब भी रूस और चीन 2 देश इसमें शामिल हैं। भारत जैसे जो विशाल पॉपुलेशन है इतनी, वो देश इस सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं है। तो भारत क्या स्टैंड रखता है, भारत क्या चाहता है, किस तरह का सुधार इसमें चाहता है, क्या बदलाव होने चाहिए, ये सारी बातें आपको इसमें करनी हैं आज के टाइम पर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एनालाइज इंडियाज स्ट्रेटजिक रिलेशंस विद रशिया।
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में रूस के साथ भारत के सामरिक संबंधों की समीक्षा कीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, बट फिर भी अगर ये कहता है अगर वर्तमान, तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो कैसा है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हो रही है। इसके बाद अलावा चाइना के साथ अभी तक इंडिया के वैसे कोई ख़ास रिलेशन नहीं बने हैं, तो इंडिया को रूस का यूएसए का साथ भी चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह की सामरिक मतलब कि जो सेना से संबंधित, हथियारों से संबंधित जो संबंध है रशिया के साथ कैसे हैं, या उसमें क्या मतलब आज के टाइम पर वो कैसा भारत और उसका रिलेशन चल रहा है, ये आपको समीक्षा करनी है रशिया के साथ। पांचवा क्वेश्चन है आपका, द थ्रस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक relations with China has transformed and traditional bilateral relationship between them. Critically analyze this statement. भारत चीन के पारंपरिक संबंधों के आर्थिक संबंधों को महत्व देने से द्विपक्षीय संबंध परिवर्तित हो गए हैं। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखो दोस्तों, आपको आर्थिक संबंधों की बात करनी है चीन और भारत के। देखिए, कहने का मतलब है, देखो पहले क्या था, अभी हम 1990 से पहले की बात करें तो उस टाइम क्या था कि दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंध जो थे वो बंद थे। क्यों? दोनों के बीच में 1962 के वॉर के बाद दोनों ही देशों ने, स्पेशली पहले भारत ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया, फिर चीन ने अपने राजदूत को वापस अपने देश में बुला लिया था भारत से। तो दोनों ने अपने संबंधों को बंद कर लिया, किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखा। फिर धीरे धीरे दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किया, मतलब पैसों का जो मतलब व्यापार होता है, व्यापार स्थापित किया। अब इससे क्या हुआ कि दोनों देशों ने अपनी जो पिछले जो पास्ट था उसको भुला दिया और अब द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यापार वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। तो व्यापार वगैरह ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि दोनों ही देशों के बीच जो युद्ध की संभावना पहले बनी थी, बहुत समय पहले जो बनी रहती थी, एक दूसरे के जो बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, अब वो नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। द्विपक्षीय संबंधों के कारण ही चाइना कई बार डोकलाम जैसे जो विवाद हो रहा था, जब लग रहा था कि युद्ध भी हो सकता है, तो उस मुद्दे से पीछे हटा। क्यों? क्योंकि द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। कैसे वाले? व्यापार वाले, आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो आर्थिक चीज़ कई बार कई चीज़ों पर मतलब प्रभाव डालती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज़ बीन अ मेजर चैलेंज इन इंडो पाक रिलेशनशिप डिस्कस। भारत पाक संबंध में पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद एक मुख्य चुनौती रहा है, विवेचना कीजिए। अब भारत और पाकिस्तान के संबंध दोस्तों कभी ठीक नहीं हो पाते और कभी लग भी नहीं रहा कभी ठीक हो पाएंगे। उसका मेन कारण है टेररिज्म। आज के टाइम का ये टेररिज्म नहीं है, ये जब आज़ाद हुआ भारत तभी से भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को झेलना शुरू कर दिया था। तो कभी भी दोनों देशों के बीच बात होती है तो हमेशा मेन बात होती है टेररिज्म को लेकर, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि टेररिज्म के कारण कोई देश नहीं चाहेगा कि जो टेररिस्ट कंट्री है वो उसके साथ रिलेशन सही बनाए जाए, जब तक वो टेररिस्टों को ख़त्म नहीं करती है। तो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसके कारण भी इंडो पाक जो रिलेशन है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी और ये थोड़ा हिस्टोरिकली बताना है, तो सारी बातें आप करेंगे इसमें। 7th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। डू यू थिंक इंडियाज न्यूक्लियर वेपनाइजेशन हैज़ एनहेंस्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की परमाणु नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या परमाणु सशस्त्रीकरण से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ोतरी मिली है? अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से भारत की जो परमाणु नीति रही है वो आपको बताना है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसने क्या किया, अब वो जो नेहरू थे, उनका परमाणु नीति को लेकर एक स्पष्ट जो उनकी बात थी वो ये थी कि वो एनर्जी के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहते थे। परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत आकर्षित थे। नेहरू के टाइम पर ही भारत ने परमाणु अनुसंधान शुरू कर दिए थे। तो आज़ादी के बाद से परमाणु नीति भारत की कुछ ऐसी रही थी, बट हाँ, भारत ने परमाणु हथियार बनाने से मना किया था। बट फिर धीरे धीरे 1974 में एक पोखरण में एक विस्फोट होता है, फिर भारत कई लंबे समय तक बंद रखता है अपनी परमाणु हथियारों की नीति को, मतलब रोक लगा देता है। परमाणु ऊर्जा के लिए ही बस परमाणु
का प्रयोग करने की बात भारत की नीति में कही जाती है। फिर 1998 में फिर एक भारत के द्वारा एक परमाणु अस्त्र भी तैयार कर लिया जाता है। बट हाँ, फिर भी भारत की जो परमाणु नीति रही है वो ये रही है कि भारत कभी भी फर्स्ट अटैक, परमाणु अटैक नहीं करेगा किसी भी देश पर। ये नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारत तभी परमाणु अटैक किसी देश पर करेगा जब कोई देश उस पर, भारत पर कोई परमाणु हथियार अटैक करता है तब। और भारत उन देशों के साथ, जैसे कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उनके ऊपर कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग उनके विरुद्ध नहीं करेगा। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके विरुद्ध अगर लड़ाई भी हो जाए भारत की, वैसे तो नहीं होगी बट अगर हो भी जाती है तब भी भारत न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग इनके विरुद्ध नहीं करेगा, भारत ने ये कहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट 2 लिखने थे, जो 8 क्वेश्चन आता है उसमें आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। इंडियाज़ एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि भारत की क्या भूमिका रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और हाल की घटनाओं में मालदीव संबंधित जो भी चीज़ें रही हैं वो बतानी है आपको। इंडियाज़ रोल इन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो आसियान संगठन था, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो उसमें भारत की क्या भूमिका रही है। सार्क में क्या भूमिका रही है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है। सार्क में, दक्षिण एशियान नहीं, सार्क यहाँ पर है, तो सार्क जो संगठन है दक्षिण एशिया का, उसमें भारत की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। भारत एक प्रमुख देश है उसमें। इंडिया यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पोस्ट, अब 9/11 की घटना के बाद, जो आतंकवादी घटना थी ये, इसके बाद भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। ये सहयोग किस तरह से बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। आई होप दोस्तों आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा और आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आई थिंक मैंने सारा ही बता दिया, कुछ रह गया होगा तो जब आपका एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन काफ़ी बेटर तरीके से मैं समझा दूँगा। बाकी तो पूरा समझा दिया गया है। अब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर सॉल्व करने लायक होगा कमेंट में ही तो मैं कमेंट में एक सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप कितना बिलीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर पर। देखिए, मेन चीज़ है कि आप अपने जो यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लें। वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लें। उन सभी को आप पढ़ लेंगे तो आपके पास काफ़ी माइंड में अब काफ़ी आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी। क्वेश्चन किसी भी तरह का बनेगा, आप एग्ज़ाम में आराम से करके आ जाओगे। अगर आपके पास मटेरियल है, आपने पढ़ा है, तो आप कोई एग्ज़ाम हॉल में भी आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। बट पढ़ के अच्छे से जाना है, माइंड में होना चाहिए भाई कुछ, तभी आप कुछ लिख कर आ पाओगे। बाकी इस क्वेश्चन पेपर पे थोड़ा विश्वास कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 100% इसमें से 5-6 क्वेश्चन आने ही आने, ऐसा मत कहो, ठीक है। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, बट कोई कंफर्म नहीं होता। ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कई बार 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी होते हैं, कई बार 5th के लिए, इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है। बस आप मेन पढ़ के जाओगे तो आप करके आ जाओगे, पढ़ना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना। बस, थैंक यू।